अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं मुल्क में कुछ बहुत डिफरेंट किस्म की चल रही है जो इतने सालों में शायद हमने देखी ना हो, क्योंकि ओपोजिशन है तो, लेकिन खामोश ओपोजिशन भी है। और जो पिछली ओपोजिशन हमने देखी 2013 के बाद से इंतखाबात की, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। आज भी जो मामलात हैं, सियासी बहरान कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन दो निज़ामों की आजकल बातचीत चल रही है वफाक में। पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा होने की हैसियत से आप ये बताइए कि ये क्या, एक तो बाज़गश है कि ये क्या हो रहा है, क्या आइन में पहले कोई तब्दीली का कुछ सोचा जा रहा है, या फिर ये जो पार्लिमानी निज़ाम से जो सदारती निज़ाम के हवाले से बात की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये पार्लिमानी निज़ाम या सदारती निज़ाम ये तो सुपर स्ट्रक्चर होता है। जो बुनियाद है और जो टकराव है निज़ाम का, वो मईशत में है कि आप अशराफिया की मईशत को समझते हैं कि उसके ज़रिए मुल्क आगे बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, यानी आप लोगों के मुनाफे बढ़ा के, अमीरों के, आप मुल्क की मईशत को आगे ले जा सकते हैं, या लोगों की उजरतें बढ़ा के और आप मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। तो ये बाएं बाजू और दाएं बाजू का, जैसे सैयद सब्ते हसन ने जो किताब लिखी है बैटल ऑफ आइडियाज़ इन पाकिस्तान, तो ये नज़रियात की जंग है। और इसमें बदकिस्मती से जो हमारा रियासती इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि शायद रियासती इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क के अंदर वो दाएं बाजू का साथ देता है, वो अशराफिया का साथ देता है। तो जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और आवाम, इन दोनों के दरमियान एक इक़्तिदार की कशमकश है। तो जिस वक्त इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट के पास होता है, वो दौर आमरीत का होता है, और जिस वक्त अवामी नुमाइंदे कुछ पावरफुल हो जाते हैं तो वो जमहूरियत का दौर होता है। तो ये एक चल रहा है, उसमें सदारती निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, उसका मेरे ख्याल से झगड़ा नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम रहेगा। और सेनेट में रज़ा रब्बानी साहब ने भी इससे पहले इस बारे हवाले से बात भी की थी और ख़बरदार भी जैसे किया हो कि शायद कि जैसे ही कोई निज़ाम की तब्दीली, जो आपने बताया अभी कि एक अशराफिया का निज़ाम है और एक है इंडिविजुअल का निज़ाम, तो बेहतर तरीके से क्या मौक़िफ़ होगा पीपल्स पार्टी का, अगर इस हवाले से बातचीत भी चल रही है, कमेटियाँ भी बन रही हैं? तो मतलब मुझे मैं कारकुन था उस ज़माने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे चेयरमैन थे, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया कि जनाब फ़ैसले कैसे करें, क्योंकि उस ज़माने में बहुत कुछ अपने इधर की उधर की पढ़ता रहता था। मैंने कहा कि सही फ़ैसला कैसे करें, कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हंसने लगे, कहने लगे इसमें क्या परेशानी की बात है। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर पाता। कहने लगे भाई जो गरीब के फ़ायदे में बात है वो सही है, जो गरीब के नुकसान में है वो गलत है। तो उन्होंने यानी इतना इस मामले को सादा कर दिया कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा चलें, अब जो NFC अवार्ड्स भी आने वाले हैं, उसमें तमाम सूबों के हवाले से और ख़ासतौर पर खुसूसी तौर पे अगर सूबा सिंध की बात की जाए, तो उसमें क्या मौक़िफ़ होगा आप लोगों का आने वाले NFC अवार्ड? नहीं, NFC अवार्ड जो है वो कैसे आएगा, वही मैंने कहा बेस क्या है। NFC की बेस है रेवेन्यू, कि कितना रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू आप जनरेट नहीं कर रहे और अगर बोरोइंग पे मुल्क चल रहा है, तो फिर NFC बेमानी होकर रह जाता है। अब इस वक्त भी मतलब जो NFC के प्रोजेक्शंस के तहत FBR का टारगेट था कि FBR इतने टैक्स वसूल करेगा और उसमें से सिंध को उसका हिस्सा मिलेगा। तो उस हिसाब से हम अपना बजट बना लेते हैं सूबाई कि अच्छा फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम इतना टैक्स वसूल करेंगे, तो उसमें से इतना हमारा हिस्सा होगा, वो वसूलियाबी में रख लेते हैं। 6 महीने के अंदर, जो समझिए 1 जुलाई से और 31 दिसंबर के थे, जो हमने बजट में रकम रखी है उससे 90 अरब कम हमको मिला है। 90 अरब? वो इसलिए कि FBR ख़त्म हो चुका है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो टैक्स जमा कर सके। अच्छा, ये चीज़ हम देख रहे थे पहले भी, और हमने अपने मंशूर में कहा था कि जो टैक्स कलेक्शन है वो सूबे और वफाक मिल के करें। हर चंद के मैं ये समझता हूँ कि सूबे ही करें, क्योंकि वफाक जहाँ भी बीच में आएगा तो वो उसमें उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो कर नहीं सकते। अब सिर्फ ये देख लीजिए, न सिर्फ सूबे सिंध का बल्कि तमाम सूबों के अंदर
जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है या दीगर सूबाई टैक्स है, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने 6 साल पहले सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कोई 6.5 अरब पे लिया था, इस वक्त 91 अरब हमने कलेक्ट किया है। FBR का कलेक्शन कोई इस 6 महीने में 28% गिरा है। सूबे सिंध का कलेक्शन 18% ऊपर गया है। तो अब ये कि अगर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और ये इस जो टैक्स हैं, ये भी अगर हम सूबों के हवाले करें या सूबा और वफाक मिल के करें, तो आपका जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जब बढ़ेगा तो सूबों का हिस्सा भी उसके अंदर बढ़ जाएगा। तो अब उसमें क्या NFC, जो पिछला NFC है वो चल के नहीं दे रहा है। चलिए, ये तो बात समझ में आती है, बहुत टेक्निकलिटीज़ के साथ आपने फिगर्स और सारी स्टेट्स आपने बताएं। लेकिन अभी ज़िमनी बजट हमने देखा, तो इसमें भी हमने देखा कि कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नज़र नहीं आ रही है हुकूमत की जानिब से, और रिलीफ देखने को बहुत नज़र आ रहा है कि शायद सामने की सामने चीज़ है। ओपोजिशन का स्टांस यहाँ पे भी सॉफ्ट नज़र आ रहा है, क्यों? नहीं, मखसूस ग्रुपों को रिलीफ दिया गया है, बैंकों को दिया गया है, जैसे कि आप और बैंकों को तो इस तरीके से दिया गया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन जो समझिए किसानों को जो लोन्स दिए जाएंगे या स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को जो लोन्स दिए, उस पे जो प्रॉफिट होगा तो उस पे 40% टैक्स था, वो 40 से गिरा के 20% कर दिया गया। यानी बैंक एक तरफ तो ज़्यादा शरह सूद के ज़रिए अपना फ़ायदा उठाएंगे, दूसरी ये कि उस पर टैक्स भी कम करेंगे। तो जितने भी इस वक्त किए गए हैं, मैरिज हॉल वाले आ गए, नहीं जी इतना नहीं, इतना उनका चलो हम इतना कर देते हैं। ऑटो वाले आ गए कि साहब अब हमारी गाड़ियाँ बिक नहीं रही, तो उन्होंने कहा अच्छा नॉन फाइलर्स को भी हम, यानी ये बजाय इसके कि रेवेन्यू मेजर्स बताए कि हम किस तरीके से या रेवेन्यू के कलेक्शन को बेहतर बनाए, इसने नॉन फाइलर्स को एकोमोडेट किया। यानी नॉन फाइलर क्या चीज़, जो आदमी 50 लाख का मकान ख़रीद रहा है या 20 लाख की गाड़ी ख़रीद रहा है, वो नॉन फाइलर कैसे है? उसको तो फाइलर होना चाहिए। आप कहते नहीं साहब, अच्छा वो ठीक है नॉन फाइलर, वो अपने किसी दोस्त के नाम में ख़रीद लेगा गाड़ी, उधर से भी पैसे बचाएगा और ये भी करेगा। तो ये कि लोगों के पास कितना सरमाया है, कितनी उनकी आमदनी है, इसका अंदाज़ा बड़े आराम से लगाया जा सकता है उनके अखराजात से, और उसके हिसाब से आप उनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही रह गया कि जो हम पीपल्स पार्टी है, जो अपोजिशन है, उसका सॉफ्ट अभी भी मुखालफत जो है बहुत सॉफ्ट है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं तो ये तमाम बातें कह रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छा, अब सॉफ्ट या हार्ड कैसे हो, उन्होंने तो अनाउंस किया और फिर भाग गए, यानी असेंबली प्रोरोग कर दी कि हम जो है वो, अब अगर असेंबली के अंदर इस चीज़ पे बहस हो और मेंबर साहिबान मुख्तलिफ़ पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर से, वो अपनी वहाँ पे ओपिनियन दें और उसके प्रोजेक्शंस देखें कि इस पे रेवेन्यूज़ पे क्या असर पड़ेगा इसका, तब जाके एक चीज़ सामने आती है। लेकिन अगर आप बजट अनाउंस करते ही आप असेंबली प्रोग्रेस कि जी हम बात ही नहीं कर रहे, ये जो है ना विकटें उखाड़ के चले जाना और उसके बाद आप कहें कि जी बैटिंग नहीं हो रही, तो ये कैसे होगा? अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि आने वाले दिनों में माशाल्लाह इतने सीनियर रहनुमा हैं आप, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, और पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे जो अभी इस वक्त एक गेम प्लान चल रहा है, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी देख रहे हैं हम, दूसरे केसेस भी चल रहे हैं, अब मौजूदा हुकूमत भी अपना काम कर रही है और किस तरीके से कर रही है, तो नहीं बीबी, लाई करते हैं ये जो है ना, हम इन चीज़ों को बड़ा प्रोपेगेंडा दे देते हैं, फलाना जेल में चला गया, फलाना। भाई हम तो जब आते हैं पार्टी में तो जान हथेली पर रख के आते हैं, वो तो कोई चीज़ ही नहीं है कि क्या केस हुआ क्या नहीं। लेकिन जो मईशत को धचके लग रहे हैं, आप समझिए कि इस वक्त जो बैंक बोरोइंग है स्टेट बैंक से, जो इस पीरियड में पिछले साल 1.05 बिलियन थी, ये इस साल उसी पीरियड के अंदर 4.1 या कुछ इस किस्म से है, यानी 4 गुनी हो गई है।
तो अब आप अगर इतने नोट छाप रहे हैं तो उसका इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा, जो कि पड़ रहा है। और अगर आप कर्ज़ बढ़ा रहे हैं तो अगली गवर्नमेंट को उस कर्ज़ को वापस करना पड़ेगा। आप इसे कामयाबी कहते हैं कि $2 बिलियन, $3 बिलियन वहाँ से मिल गए, और आप बस ये कह रहे हैं यार जल्दी से इलेक्शन कराओ, किसी और के हाथ में गवर्नमेंट दो और वो इनको वापस करता रहेगा। यानी ले लिया आपने, ख़र्चा कर दिया आपने, वापस जो है वो अगली गवर्नमेंट करेगी। तो ये चीज़ जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो मियाँ नवाज़ शरीफ की पॉलिसी थी कि जी अमीर को अमीर करो और गरीब को और गरीब करो, उसको और ज़्यादा तेज़ी से चलाया है। और उसका जो एक बदतरीन जो इम्पेक्ट है वो हम अभी से महसूस कर रहे हैं। रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी है, लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया। आपने 50 लाख मकान बनाने का वादा किया था। सुबह वो मैं सब्ज़ी ले रहा था तो सब्ज़ी वाला कह रहा था कि ताजदर साहब आप समझे नहीं थे बात, उनका वादा ये था कि 50 लाख मकान तोड़ेंगे, ये नहीं था कि बनाएंगे। और जिस तरीके से मकानात टूट रहे हैं आपके सामने है वो चीज़।